व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट किस तरीके से करना है आपके एग्जाम में, सो दैट आपको फुल मार्क्स मिले, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप पूरे नंबर एम कर रहे होते हो। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फुल मार्क्स लेके आते हैं, तो प्रेजेंटेशन क्या करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आइए लेट्स बिगिन। प्रेजेंटेशन टिप्स की बात करेंगे कि कैसे आंसर प्रेजेंट करना है। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन, है ना। वैसे घर पे कोई नहाए या ना नहाए, बहुत अच्छे से स्कूल जाएंगे एकदम बाबू बन के, एकदम तैयार हो गए, वैक्स वुक्स लगा के, डीओ लगा के एकदम तैयार हो के जाओगे। वैसे नहाए या ना नहाओ जस्ट जोकिंग। मेन बात होती है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को, है ना। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना बढ़िया लगता है। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आंसर्स कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट इज राइट इन पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स में लिखना है आंसर, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। तो आप लिखोगे फैक्टर्स affecting capital structure R। अब आपको पता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर लिख रहे हो, तो इसको अंडरलाइन कर दो यहाँ पे कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड फैक्टर्स लिख रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बनाओ पॉइंट नंबर 1, सही है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले कोई पॉइंट लिखा, लेट सपोज कॉस्ट ऑफ डेट। आपने सबसे पहला पॉइंट लिख दिया कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। अब आप कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में लिखना चाहते हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट लिखे, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर दो, यहाँ पे 2 डॉट लगाओ, यहाँ खाली छोड़ दो। अब आप यहाँ से डिफाइन करो और इसके अंदर 2 पॉइंट्स लिख दो। फर्स्ट पॉइंट जो भी आपको लिखना हो इसके अंदर 1 2 3 लाइन में, 1 लाइन में, 2 लाइन में, जो आप लिखना चाहते हो ये लिख दिया आपने। उसके बाद आप 1 पॉइंट और बनाओ और ऐसे लिख दो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया कॉस्ट ऑफ डेट। उसके बाद नंबर 2 आपने लिख दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सपोज कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख दिया। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अच्छे से हाईलाइट कर दो। फिर यहाँ पे 1 पॉइंट बनाओ, इसके बारे में ऐसे 1 लाइन लिखी। फिर इसके बारे में यहाँ पे 2nd पॉइंट लिख दिया। ये आपका परफेक्ट बन गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर आपने 3rd पॉइंट बनाया, 3 नंबर में था ना, तो तीसरा पॉइंट बनाया। देखो इसके नीचे 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, ये परफेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। फिर यहीं से यहाँ आपने लिख दिया टैक्स रेट, और आपने यहाँ लिखा पहला पॉइंट इसके बारे में, ठीक है। मतलब कि पॉइंट के अंदर भी 4-5 लाइन इकट्ठी नहीं लिखनी, पॉइंट के अंदर भी इस तरीके से पॉइंटर्स बनाओ कि टीचर के लिए आपका पॉइंट पकड़ना बहुत आसान हो। आप उसके अंदर अब एक्सप्लेन कर दो कि आप वहाँ पे लिख रहे हो। अब सपोज यहाँ पे कोई आपको इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको ऐसा कॉमास में करके अंडरलाइन कर दो। आपको कोई यहाँ शब्द इंपॉर्टेंट दिख रहा है, उसको ऐसा कॉमास में करके अंडरलाइन कर दो। तो वो सेपरेट दिखनी चाहिए चीज़ें, इंपॉर्टेंस शो करनी है कि हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, आपको किस में लिखना है, इस तरीके से प्रॉपर बुलेट फॉर्म्स में आपके आंसर होने चाहिए और इस तरीके से लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़ पे चलता हूँ मैं अब। 2nd पॉइंट क्या है जी, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट ओवरराइट। भाई साहब, भाइयों बहनों, ये एग्जाम आपका एग्जाम बिजनेस स्टडीज का है, यहाँ पे जज्बाती नहीं होना। फॉर एग्जांपल आपने वेस्टिब्यूल स्कूल याद करा। अब वेस्टिब्यूल स्कूल मुझे रट के गया था मैं, तो 15-16 लाइन पूरा का पूरा चिपका दिया, 2 पेज भर दिए उसमें। नहीं, एज पर मार्क्स उसी हिसाब से काम करना है, ना ज़्यादा लिखना ना कम लिखना, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करनी, ओके। चलो नंबर 3, लेंथ मैंने आपको बता दी, आंसर्स की लेंथ का ध्यान रखना है, ओवरराइट नहीं करना। मिस्टेक्स जो हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आपको लिखना था वेस्टिब्यूल स्कूल, आपने कर दिया वेस्टिब्लू स्कूल। अब ये गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे बस एक ऐसे कट लगाओ और यहाँ पे लिख दो वेस्टिब्यूल स्कूल। बस वहाँ पे जाके अपना ज्ञान मत लगाना कि वहाँ बड़े डिटेल में लगे हो, दिखाई ना दे।
दिखाई देना बंद हो जाए, जब तक दिखना बंद ना हो जाए, ये जब तक वाइट बिल्कुल खत्म ना हो जाए तब तक लगे हो नहीं, बस एक लाइन खींचो, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद मेक यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट जरूर बना के आओ। सर फ्लो चार्ट्स मतलब फॉर एग्जांपल कंज्यूमर राइट्स आइडेंटिफाई करने को आ गई और आपने आंसर लिखा, आंसर नंबर 12, राइट्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम अबव केस स्टडी आर। ठीक है, आपने लिखना है कि ये राइट्स आइडेंटिफाई आपने करी हैं, तो फिर आप यहाँ पे एक चार्ट बना दो कि ये मैंने राइट्स आइडेंटिफाई करी हैं, 1 2 3 4, सपोज 4 राइट्स आपने ढूंढी वहाँ पे। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, फुल फॉर्म लिखना। उसके बाद यहाँ पे आपने दूसरा बना दिया राइट टू बी हर्ड। उसके बाद तीसरा बना दिया राइट टू इंफॉर्मेशन और चौथा बना दिया राइट टू चूज। इस तरीके से आपने पहले डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के बाद फिर चारों को एक्सप्लेन कर दो इसी तरीके से, ऐसे नंबर 1 डाल के राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, इस तरीके से डिफाइन कर दो। तो फ्लो चार्ट्स का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना, स्पेसिफिकली 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे ना 5 मार्कर्स, 5 नंबर वाले, उसमें तो जरूर करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद टेबल्स बनानी है। टेबल्स कैसे बनानी है? फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस आ गया, सपोज स्टाफिंग प्रोसेस आ गया और उसमें 4-5 पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं, तो पूरा प्रॉपर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट, फिर उसके बाद सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इस तरीके से। ठीक है, अब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में यहाँ पे छोटे छोटे 2 बना दो, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। तो जितने भी प्रोसेस हैं, 5-5 नंबर के सवाल हैं, वहाँ ये चार्ट जरूर बना के आना, सो दैट टीचर को लगे आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ लिख रहे हो, आपको पता है यार सब कुछ, है ना, और आपको पता है तभी तो आप ये बना रहे हो। तो प्रॉपर चार्ट्स बनाओ। सही हो गया। अच्छा, लीव प्रॉपर स्पेसेस इन बिटवीन आंसर्स। आंसर्स के बीच में प्रॉपर स्पेस जरूर देना बेटा, प्रॉपर स्पेस जरूर देना। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका आंसर नंबर 6 है, वो आपने इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर दिया। सही है, फिर उसके बाद यहाँ बीच में दे दो आप 2 लाइन का गैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो, उसके बाद फिर नीचे आ जाओ, 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर आंसर नंबर 7, इस तरीके से प्रॉपर डिफरेंशिएट होना चाहिए कि पहला वाला आंसर खत्म हो गया, नया वाला आंसर शुरू हो गया। सही है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्रेजेंटेशन में, ये सब आपको छोड़ने हैं, गैप्स छोड़ने हैं, हर शब्द के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू स्टार्ट आंसर ऑन अ फ्रेश पेज। कोशिश करो कि आपका आंसर काफी फ्रेश पेज पे शुरू हो। फॉर एग्जांपल ये आपकी आंसर शीट है, ये आपकी आंसर शीट है, इसके अंदर ये 1 2 3 ये लाइंस हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने आंसर नंबर 1 लिखा, अब वो आंसर 1 आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे आपका आंसर 1 ख़त्म हो गया, तो फिर ये 2 लाइन छोड़ दो। ठीक है, फिर यहाँ पे आंसर नंबर 2 शुरू करो, ये आंसर नंबर 2 आपका यहाँ ख़त्म हो गया आप सपोज, अब नीचे 3 लाइन खाली पड़े हैं, तो आंसर नंबर 3 यहाँ ना शुरू करके आंसर नंबर 3 अगले पेज पे शुरू करो। तो कोशिश करो कि अगर नीचे 3-4 लाइन 5 लाइन बच रही है तो उसे खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप इस तरीके से डैश लगा के और फिर अगले पेज पे अपना आंसर शुरू कर दो, सो दैट क्लियरली विजिबल हो कि आप यहाँ से नया आंसर शुरू कर रहे हो और वो फ्रेश लगे। ठीक है, शुरू के 3-4 पेज बहुत ज़बरदस्त लिखना, क्लियर लिखना, पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में नहीं लिखना। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पैराग्राफ कोई आंसर नहीं आता,
फिर वो पॉइंट में नहीं लिखना, वो पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, ये बात याद रखना, वो पैराग्राफ में लिखना है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, आ जाओ जी। इसको थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को कम करूँगा तो आपको ये क्लियरली दिखेगा, काफ़ी हद तक क्लियर दिखेगा। देखो फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है गिव द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्वेश्चन आया इस तरीके से, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो देखो कितना क्लियरली लिखा हुआ है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स आइडेंटिफाइंग ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस इन कंट्रोलिंग प्रोसेस विच गो बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट एंड ब्रिंगिंग देम टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट डालोगे, ये पहला डाल दिया, ये पहला, ये दूसरा डाल दिया, ठीक है। फिर आप यहां से लिखोगे इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। मैं तो इसको भी इसमें कर दूंगा कॉमास में और इसको अंडरलाइन कर दूंगा, अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग, ठीक हो गया, सही है। अब यहां पे जैसे था ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस, इस तरीके से आंसर आपको प्रेजेंट करना है, सही हुआ। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा मार्केट, दिस मार्केट हेल्प्स टू सेव टाइम एफर्ट मनी दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइट अदर। मतलब कि ये मार्केट जो है ये आपका बहुत सारा पैसा सेव करता है जो आपको बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को फाइंड करने में खर्चा करते थे। तो हम बोलेंगे द मार्केट इज फाइनेंशियल मार्केट, पहली पॉइंट। यहाँ पे मैं पहला पॉइंट बनाऊंगा कि जो मार्केट है इस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक लाइन दूंगा, बीच में स्पेस देना, एक लाइन के बाद इस फाइनेंशियल मार्केट को पहले इसमें कर देना, उसके बाद एक लाइन के बाद फिर नीचे से लिखना द फंक्शन बीइंग रेफर्ड टू इज रिड्यूसिंग, देखो कॉमा में करा हुआ है ना, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, इस तरीके से। ये तो हो गया बच्चे पॉइंटर्स में लिखना, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, एक्सप्लेन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। वेस्टिब्यूल और अप्रेंटिसशिप को एक्सप्लेन करना था, तो देखो ये चिंटू मिंटू बना दिए इस तरीके से। देखो वेस्टिब्यूल में क्या लिखा हुआ है, ये एक चिंटू बनाया, ठीक है, ये एक चिंटू है यहाँ बना दिया, और चिंटू में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सोफिस्टिकेटेड मशीनरी यू नीड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये इसका बॉस है, ठीक है, ये बॉस क्या बोल रहा है यहाँ पे लिख देना, ये बॉस है और ये बोल रहा है कि सोफिस्टिकेटेड मशीनरी यूज होगी, यू नीड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो दूसरा चिंटू बोल रहा है श्योर सर, बिल्कुल पक्की बात है। तो इस तरीके के डायग्राम्स भी आप बना सकते हो। सिमिलरली अप्रेंटिसशिप में क्या बना हुआ है, अप्रेंटिसशिप में फिर से दो चिंटू बने हुए हैं, आई होप क्लियरली विजिबल हो, नहीं तो बताता हूँ। ये दो चिंटू बना दिए, पहला ये चिंटू मैनेजर है, मैनेजर क्या बोल रहा है, एस्पायर टू बिकम प्लम्बर, प्लम्बर बनना चाहते हो, गो फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जाओ। दूसरा चिंटू है ये जो वर्कर है, ये वर्कर कह रहा है ओके सर, समझ रहे हो। तो डायग्राम से ही टीचर को समझ में आ गया कि हाँ आप लोगों को पता है कि व्हाट इज अप्रेंटिसशिप, व्हाट इज वेस्टिब्यूल स्कूल, वहाँ टेक्निकल मशीनरी लिख दिया, यहाँ पे प्लम्बर वगैरह लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो प्रॉपर कौन सा कैटेगरी है जिसमें फंक्शन आता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अदर फंक्शन जो डिस्कस हो रहे हैं वो इस तरीके से आ गए, है ना। तो इस तरीके से पूरा टू द पॉइंट हर चीज ए बी। उसके बाद देखो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन आ रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन में पहला पॉइंट कैश फ्लो आ गया। अब बच्चे बस यहाँ पैराग्राफ में लिख के आ जाएंगे कि कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को देखो, जिसमें सबसे ज्यादा कैश फ्लो हो उसको डिसाइड कर लो। इसने क्या बना, 3 प्रपोजल बनाए, ठीक है, देखो 3 प्रपोजल बनाए और लिखा पहला प्रपोजल, दूसरा प्रपोजल, तीसरा प्रपोजल। पहले में 10 लाख का कैश फ्लो, दूसरे में 9 लाख का कैश फ्लो, तीसरे में 5 लाख का कैश फ्लो। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पीरियड। इन्वेस्टमेंट पीरियड तीनों में 10 साल लिखा, 10 ईयर्स 10 ईयर्स 10 ईयर्स। यहाँ पे 10 साल में 10 लाख आएंगे, 10 साल में 9 लाख आएंगे, 10 साल में 5 लाख आएंगे। तो हेयर अनडाउटेडली फर्स्ट प्रपोजल नंबर 1 शुड बी सेलेक्टेड, प्रपोजल 1 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कैश फ्लो होगा, है ना। ऐसे ही उसके बाद जब आपको रेट ऑफ रिटर्न बताना था तो इसने बोला कि 2 प्रोजेक्ट हैं, चिंटू ने बोला प्रोजेक्ट 1 रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रोजेक्ट 2 रेट ऑफ रिटर्न 20%, ठीक है। तो बॉस क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द सेकंड वन, ये दूसरा वाला ले लो 20% वाला, समझे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो इस तरीके की चीजें हैं। मेन बात जो मुझे आपको बतानी थी वो पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम्स बना के आने हैं, और इसी तरीके से आप सारी की सारी प्रेजेंटेशन अपनी बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में करके आओ, आपके मार्क्स बिल्कुल पूरे और पक्के आएंगे। तो बच्चे पूछ रहे थे किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
और आप इसी तरीके से बढ़िया तरीके से करो और सारा काम आपका पूरा हो जाएगा। मिलता हूं मैं आपको कुछ और नई वीडियोस के साथ, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है आप 40 में से 40 लेके आओगे। सी यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।